चलिए कक्षा 9 का हम ध्वनि चैप्टर यानी साउंड पढ़ेंगे। कक्षा 9 का यानी क्लास 9 का ध्वनि यानी साउंड। ध्वनि क्या होती है और हमें अपने कानों तक सुनाई कैसे देती है और कौन कौन सी वस्तुएं किस प्रकार की ध्वनि उत्पन्न करती हैं और ध्वनि को किस प्रकार बांटा गया है यानी कितने प्रकार की ध्वनि होती हैं। चलिए चलते हैं, ध्वनि को देखते हैं। अध्याय 11 हम और भी चैप्टर पढ़ेंगे, पहले हम पढ़ लेते हैं ध्वनि। चलिए स्टार्ट करते हैं। ध्वनि हम प्रतिदिन विभिन्न स्रोत यानी जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है उन्हें क्या कहते हैं? स्रोत। जैसे हमारा क्या है, मुंह क्या है, एक स्रोत है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है, स्रोत कहते हैं यानी ओरिजिन। जैसे ध्वनि कहाँ से उत्पन्न होती है, या हम कोई भी बर्तन को जब किससे मारते हैं, धातु से, धातु के बर्तन, कोई भी धातु का बर्तन है और उसे किसी भी डंडी या धातु से पीटते हैं या कहीं बाई चांस लग जाता है, अगर ठोस नहीं है तो उसको किससे, हाथ से भी साउंड क्रिएट किया जा सकता है। चलिए साउंड को पढ़ते हैं। और स्रोत होते हैं, जैसे हमारा मुंह क्या है, मानव। जैसे मानव क्या है, मानव के मुंह क्या है, स्रोत है। यानी से यहाँ से क्या होती है, वायु यानी ध्वनि उत्पन्न होती है। पक्षियों में घंटियों, ये क्या है, सब स्रोत है। मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनते हैं। बिल्कुल, रेडियो से भी ध्वनि आती है, टेलीविज़न से, वाहनों से, मशीनों से, घंटियों से, पक्षियों से इनकी ध्वनि सुनते हैं। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। ध्वनि क्या है, ऊर्जा का एक रूप है। यानी कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी चीज़ क्या है, कोई भी अगर ध्वनि हम सुनते हैं तो क्या है, एक ऊर्जा है। और ऊर्जा को क्या है, रूपांतरित किया जाता है, यानी बदला जा सकता है। रूपांतरित यानी ऊर्जा को क्या करते हैं हम लोग, बदलते हैं। तो ध्वनि का ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में प्रवेश का संवेदन उत्पन्न करती है, यानी सुनने की। ऊर्जा के अन्य रूप जैसे यांत्रिक ऊर्जा होती है, प्रकाश ऊर्जा होती है, ये ऊर्जा होती है जो भी कार्य कर सके, जो होती है ऊर्जा कहलाती है। यानी उसमें कुछ भी कार्य करने की क्षमता होती है, ऊर्जा कहलाती है। चलिए आगे चलते हैं। जैसे यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा, पिछले अध्यायों में आप यांत्रिक ऊर्जा का अध्ययन कर चुके हैं, यानी आपने कक्षा 8 में पढ़ा होगा यांत्रिक ऊर्जा। आपको ऊर्जा संरक्षण के बारे में ज्ञात है। ऊर्जा संरक्षण का ज्ञान में ऊर्जा को ना ही विनाश होता है और ना ही निर्माण, ये क्या होता है, ऊर्जा संरक्षण का नियम कहते हैं। ना ही ऊर्जा का निर्माण होता है, ना ही ऊर्जा का विनाश। क्यों, ऊर्जा क्या होती है, रूपांतरित होती है, यानी चेंजिंग होती है, एक रूप से दूसरे रूप में चेंजिंग होती है ऊर्जा। तो क्या होता है, ऊर्जा को ना ही विनाश करते हैं होता है और ना ही निर्माण। हम लोग क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं यानी खाते हैं और ऊर्जा मिलती है। ऊर्जा को क्या करते हैं, टहलने में, कोई भी कार्य करने में क्या कर देते हैं, हम लोग रूपांतरित कर देते हैं। अब काम हो जाता है तो क्या, ऊर्जा रूपांतरित हो गई।
किसी भी काम में क्या है, ऊर्जा रूपांतरित हो गई। हमने पढ़ लिया, लिख लिया या टहल लिया या खेल लिया, क्या है, ऊर्जा रूपांतरित हुई। आपको ऊर्जा संरक्षण के नियम ज्ञात हैं। इसके अनुसार आप ऊर्जा को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। बिल्कुल, आप इसे केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं। बिल्कुल, आप चेंजिंग कर सकते हैं मगर नष्ट नहीं कर सकते। जब आप ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? बिल्कुल, आप ताली बजाते हैं तो क्या होती है, ऊर्जा नष्ट होती है, मगर आपको एहसास नहीं होता है क्योंकि ऊर्जा बहुत कम होती है। आपके शरीर से कम ऊर्जा नष्ट होती है। जब आप बहुत कठिनाई वाला जैसे दौड़ने के काम करते हैं तब आपको ऊर्जा आभास होता है कि ऊर्जा बहुत नष्ट हो चुकी है मेरी। तो यहाँ पर ताली बजाने में ज़्यादा ऊर्जा नष्ट नहीं होती, इसलिए हमें आभास नहीं हो पाता। चलिए, जब आप, हाँ ये तो हो गया। क्या आप अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? नहीं। ध्वनि उत्पन्न करने के लिए आपने ऊर्जा के किस रूप का उपयोग किया? ध्वनि का। इस अध्याय में हम सीखेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किसी माध्यम में वे किस प्रकार संचरित होकर हमारे कानों के हासिल होती है। ये संचरित होकर चलकर हमारे कानों तक पड़ती है। चलिए आगे चलते हैं। संचय मतलब वायु में चलना। जैसे ये क्या है, वायु के कण है, वायु के कण, ये वायु के कण होते हैं। तो ये क्या लगा है, कोई भी आप भोपू लीजिए, यहाँ से तरंग उत्पन्न कर दीजिए, ऐसे करके ऐसे उत्पन्न कर दीजिए, तो क्या हो गया, ये ध्वनि वायु के कण को क्या देगी, धक्का देगी। वायु के कणों को धक्का देगी और फिर आगे जाएंगे और हम जाकर हमारे कानों तक पहुँच जाएंगे। चलिए आगे समझेंगे हम इसको। इसमें क्रियाकलाप आपको दिया गया है, आप इसको कर सकते हैं क्रियाकलाप को, मगर हम इसको छोड़ देते हैं, आप करते रहिएगा। अब तक वर्णित क्रियाकलापों में हमने स्वरित्र द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा यानी क्या कर फ्रिक्शन द्वारा ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। खुरच कर, बिल्कुल आप खुरचते हैं किसी चीज़ को तो ध्वनि उत्पन्न होती है। रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल हिलाकर कई प्रकार से ध्वनि उत्पन्न होती है। बांसुरी में क्या होती है, ध्वनि मधुर सुनाई होती है। बांसुरी अच्छी नहीं बन रही है भाई साहब। बांसुरी चलिए, इसमें क्या होते हैं, ये अलग अलग प्रकार से ध्वनि ऐड होती है। और ध्वनि कैसे चलती है, इस वेग से, यानी इससे टकराती है पाइप में, फिर टकराती है। जैसे एक पाइप हमने ले लिया, एक ये पाइप है, इधर हम ले लेते हैं एक पाइप ये है। अगर हम पाइप को इस तरह से खुला है, ये पाइप समझते हैं, ये पाइप इधर से भी खोल दीजिए, ठीक है। इधर से पाइप खुला है और इधर से भाई पाइप खुला है।
और ये ध्वनि कैसी जाएगी, इस तरह से ध्वनि चलती है, यानी फिर टकराती है, फिर ध्वनि टकराती है, दोनों पल्लों से टकराती ध्वनि चलती है। तो क्या होती है, वो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है। ऊर्जा किसके रूप में, ध्वनि के रूप में उत्पन्न होती है। चलिए, अब तक वर्णित क्रियाकलापों हमने स्वरित द्विभुज से आघात द्वारा ध्वनि उत्पन्न की। हम विभिन्न वस्तुओं घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं। बिल्कुल, इन क्रियाकलापों में हम क्या करते हैं, हम वस्तु को कंपन करते हैं और ध्वनि उत्पन्न करते हैं। बिल्कुल, कंपन ही क्या है, ध्वनि है। यानी किसी चीज़ को कंपन ना हो तो ध्वनि उत्पन्न नहीं हो सकती। कंपन ही क्या है, ध्वनि है। हम कह सकते हैं कंपन ही कि ध्वनि है। कंपन का अर्थ होता है किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना। बिल्कुल, कंपन का क्या होता है, बहुत ही तेजी में गति करना, बहुत ही तेजी में। मनुष्य में वाक ध्वनि, मनुष्य में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण उत्पन्न होती। बिल्कुल, हमारा ये गर्दन के पास जब कोई पक्षी अपने पंख को फड़फड़ाता है तो क्या आप कोई ध्वनि सुनते हैं। बिल्कुल, जब पक्षी फड़फड़ाता है तो क्या हम ध्वनि सुनते हैं। पक्षी अपने क्या करते हैं, पंख फड़फड़ाते हैं तो क्या हम ध्वनि सुनते हैं। क्या आप जानते हैं कि मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न होती। बिल्कुल, उसके जो पंख होते हैं बहुत ही छोटे होते हैं और बहुत ही तेज से गति करते हैं। और तेज गति से क्या होती है, वायु में जो भी कण है वो क्या है, गति में आ जाते हैं और उनसे रगड़ पैदा होती है। तो एक ऊर्जा उत्पन्न होती है, ऊर्जा ध्वनि के रूप में हमें सुनाई देती है। एक खींचे हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो आप इसे कीजिए और तनी हुई रबड़ के छल्ले के कंपनों को देखिए। चलिए देख क्या कहता है। विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाएं और अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए, वगैरह वगैरह करते रहिए। आगे चलते हैं। ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि का चलना। चलिए, ध्वनि का संचरण यानी ध्वनि का चलना क्या कहलाता है, संचरण। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन, यहाँ से शुरू करते हैं। हम जानते हैं कि ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। बिल्कुल, कंपन करती वस्तुओं द्वारा उत्पन्न होती है। द्रव्य या पदार्थ जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है, यानी जो भी द्रव्य या पदार्थ है जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है माध्यम कहलाता है। क्या कहलाता है, माध्यम। जिससे ध्वनि उत्पन्न होती है क्या कहलाता है, माध्यम। जैसे वायु क्या है, एक माध्यम है जिसमें ध्वनि उत्पन्न होती है। ये माध्यम हो सकता है, धातु माध्यम हो सकती है, माध्यम ठोस हो सकता है, द्रव हो सकता है और गैस हो सकता है। कितने माध्यम, 3। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक इसी माध्यम से होकर पहुंचती। बिल्कुल, इससे क्या होता है, पहुंचती है वायु। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यमों के कणों को कंपन करती है। बिल्कुल, जहाँ से ध्वनि उत्पन्न हुई है और यहाँ हवा में क्या है, इसे हमने मारा इस पर और ये वायु उत्पन्न हुई ध्वनि, और ये ध्वनि वायु के कणों को धक्का देगी और हमारे कानों तक पहुँचेगी। तो ये अपने चारों ओर विद्यमान माध्यमों के कणों को कंपमान कर देती। बिल्कुल, जो भी इसके माध्यम में जो भी कण है आसपास सब क्या हो जाएंगे, कंपन आ जाएंगे।
चलिए कंपन हो जाएंगे। तो ये चारों ओर और विद्यमान माध्यम के कणों को कंपन कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुँचते, बिल्कुल स्वयं गति नहीं पहुँचते, इनको क्या देती है, धक्का देती है। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं, बिल्कुल संतुलित अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। फिर सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था में व्यवस्थित हो जाते हैं। चलिए आज का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और हम कल इसको समझाएंगे अच्छी तरीके से। चलिए थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल।